गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 67 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें हम ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 67 तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। एक दो प्रश्न करंट से रिलेटेड भी होंगे। 1 जनवरी 2021 को किसने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी एनसीसी के 33वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? इन्होंने ही किया था। क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच, ऑप्शन नंबर ए। तो 1 जनवरी 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी एनसीसी के 33वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये जो है वर्ष 1986 में मद्रास रेजिमेंट में कमीशन किए गए थे और इस पद पर इन्होंने स्थान लिया है किसका? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा का। देखिए, बात करें अगर हम एनसीसी की, तो विश्व में युवा कैडेटों के सबसे पुराने संगठन एनसीसी की स्थापना राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अधिनियम 1948 के तहत हुई थी। और एनसीसी का ध्येय वाक्य यानी मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है और दामोदर घाटी परियोजना के तहत चंद्रपुर और दुर्गापुर में ताप विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर, यानी उपरोक्त सभी है इसका आंसर। तो दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई थी। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है और दामोदर घाटी परियोजना के तहत चंद्रपुर, बोकारो, पतरातू और दुर्गापुर में ताप विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई है। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थापित है। इस परियोजना से केवल जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान लाभ प्राप्त करते हैं। अधिकतर एग्जाम में ये केवल वाला स्टेटमेंट जो है वो 95% गलत ही होता है। केवल 5% किसी में सही हो गया तो हो गया। देखिए, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में झेलम नदी पर है। गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला भी करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट है। तो सही पूछा, सही कोई है नहीं इनमें। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थापित है। झेलम बोल दिया क्या? चिनाब नदी पर स्थापित है और यह पावर प्लांट रन ऑफ द रिवर का उदाहरण है। और इस परियोजना से जम्मू कश्मीर, पंजाब भी, हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश, साथ ही राज्य उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली भी और चंडीगढ़ लाभ प्राप्त करते हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना से। ठीक है, कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किन दो नदियों को जोड़ती है? किन दो नदियों को जोड़ती है? गोदावरी, कृष्णा। देखिए, पट्टी सीमा सिंचाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण पोलावरम परियोजना के तहत कृष्णा गोदावरी कृष्णा नदी को जोड़ने हेतु किया गया है। और इस परियोजना के तहत जल आधिक्य वाली ये जो गोदावरी नदी है, इसके जल को कृष्णा नदी में विस्थापित किया जाएगा। देखिए, बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत में सर्वाधिक जल आधिक्य वाली नदी है और इस परियोजना के माध्यम से पानी की कमी से जूझ रहे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रायलसीमा क्षेत्र को सूखे जैसी स्थिति से बचाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। रूस का एक शहर है मॉस्को शहर, किस सागर से नहीं जुड़ा है रूस का मॉस्को शहर? कैस्पियन सागर से तो जुड़ा है, ब्लैक सी काला सागर से भी जुड़ा है, बाल्टिक सागर से भी जुड़ा है, एरल से नहीं जुड़ा है। ठीक है, एरल से सीमा बनाने वाले तो दो ही हैं, केयू, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो रूस का मॉस्को शहर कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लागोडा झील से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत सुमेलित है? ये नदी है, ये मुहाने मतलब जहाँ गिरती होंगी वो। रोन नदी भूमध्य सागर में, सीन नदी इंग्लिश चैनल में, यूराल नदी कैस्पियन सागर में। कोई गलत है क्या? रोन नदी तो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में तो गिरती है, सही है।
सी नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, यूराल कैस्पियन सागर में। तो सारे के सारे सही हैं, तो गलत तो कोई है नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे इसका। तो रोन नदी की बात करें तो आल्प्स पर्वत से निकलकर जेनेवा झील से होती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, यूराल नदी जो है एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। तो सारे के सारे सही समझ लेता है, गलत कोई है नहीं, तो डी है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। एटलस माउंटेन जो है वो अफ्रीका का एक मोड़दार पर्वत है जिसका विस्तार यूरोप तक है। अफ्रीका स्थित किलिमंजारो और केन्या पर्वत ज्वालामुखी पर्वत हैं। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। नंबर 7 पर आ जाइए। कांगो रिवर से रिलेटेड इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, कांगो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह अफ्रीकी उच्च भूमि से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, इसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो काटती है, ये भूमध्य रेखा को काटती है, यानी 0 डिग्री को 2 बार काटती है। तो गलत है यहाँ पर, ये सी वाला स्टेटमेंट पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, डी करेक्ट है। तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी जायरे या कांगो है, यह अफ्रीकी उच्च भूमि से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जो स्टेनली जलप्रपात है और लिविंगस्टोन जलप्रपात है वो इसी नदी पर निर्मित है। नंबर 8 पर आ जाइए। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर कहाँ गिरती है। कहाँ गिरती है, ऊपर की तरफ जाती है, मेडिटेरियन है यहाँ पर, ठीक है, भूमध्य सागर में। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है और यह युगांडा, इथोपिया, ईस्टर्न सूडान से होकर बहती है। वाइट नील और ब्लू नील इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। मतलब एक लेक टाना से निकलती है, एक लेक विक्टोरिया से निकलती है, आगे जाकर ये मर्ज हो जाती हैं, फिर नील नदी के नाम से ही आगे चलती है ये। तो कहाँ गिर जाती है, भूमध्य सागर में। एक बांध है मिस्र का, असवान बांध, असवान डैम, इसी नदी पर बनाया गया है वो। और विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये भी याद रखिएगा। और विक्टोरिया झील से कौन कौन लगा है, तंजानिया, केनिया, युगांडा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में कोयले के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। भारत का अधिकांश कोयला एंथ्रेसाइट प्रकार का है और भारत में अधिकांश कोयले के निक्षेप निम्न गोंडवाना समूहों के क्षेत्रों में पाए गए हैं। भारत का अधिकांश कोयला तो बिटुमिनस प्रकार का है ना, एंथ्रेसाइट तो उच्चतम कोयला ये वाला तो है नहीं भारत में, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला सही है। तो कथन एक असत्य है क्योंकि भारत में पाया जाने वाला कोयला जो है वो अच्छी किस्म का नहीं है। यहाँ अधिकतर कोयला बिटुमिनस प्रकार का है और इसमें भी अधिकांश जो है वो गैर कोकिंग ग्रेड का है। दूसरा करेक्ट है क्योंकि कोयले के भंडार जो है 2 भूगर्भिक समूहों, निम्न गोंडवाना समूह और टर्सरी समूह में निहित हैं और इनमें से देश के लगभग 96% कोयला भंडार जो है वो निम्न गोंडवाना समूह में है। अब देखिए, गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। कौन कौन सी हैं वो, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी नदी घाटी। जबकि टर्सरी कोयला क्षेत्र की बात करें तो असम वाला, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड वाला एरिया आ गया। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रानीगंज, दार्जिलिंग, गिरिडीह, रामगढ़ उपरोक्त में से कौन से क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में तो होता है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से भी निकाला जाता है, झारखंड का गिरिडीह, रामगढ़, ठीक है, बोकारो, ये सभी हो गए। तो रानीगंज पश्चिम बंगाल का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में भी कोयले का उत्पादन होता है। बात करें झारखंड की तो झारखंड के कोयला क्षेत्रों में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, औरंगाबाद और हुतार हैं। ये मैच करने के लिए पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट है, झरिया बड़ा पूछा गया एग्जाम में, बोकारो, गिरिडीह, ठीक है, रामगढ़, डाल्टनगंज का नाम याद रखिएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्रों में चिरीमिरी है, कुर्सिया है, विश्रामपुर है, झिलमिली है, सोनहाट है और लखनपुर है, सेंदूरगढ़ है, लखनपुरा, रामकोला है। इसके अतिरिक्त अगर दक्षिणी छत्तीसगढ़ कोयले क्षेत्र में बात करें तो हादसो, अरंड है, कोरबा है, मांड, रायगढ़ है, याद रखिएगा इनको।
इंडियन पॉलिटी शुरू हो जाती है 11वें प्रश्न से। मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध निम्नलिखित में से के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही नहीं है। देखिए, यह एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार में की गई, यानी अनुच्छेद 23-24 की बात कर रहा होगा ये। और यह अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में इसकी चर्चा की गई है। इसका एक अपवाद है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है। बिल्कुल ऐसा कर सकता है राज्य। देखिए, इसका संविधान के अनुच्छेद 23 में इसकी चर्चा, 24 में नहीं। 24 में तो कारखानों में काम करने वाले 14 साल के जो बच्चे हैं उनको वर्जित किया गया है। बाकी पहला दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा ही गलत है। तो मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में की गई है, न कि 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मूल अधिकार है, आपका एफआर है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में की गई है। और इसमें भी अनुच्छेद 23 के 1 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध या निषेध किया गया है। ठीक है तो 23-24 में, लेकिन 23 में क्या लिखा है, 24 में क्या लिखा है, उससे भी स्टेटमेंट जो है वो कटेगा। 12वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन विधिक अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? अनुच्छेद 19 में। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति वेंकट चेलैया ने स्वीकार किया था कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19(1) का में सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह विधिक अधिकार है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके। ठीक है, बड़ी पावर है आरटीआई में, डीएम तक डरते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है निजता का अधिकार। यूपीएससी सिविल सेवा तक पूछा गया है ये प्रश्न। तो खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश एवं गोविंद बनाम मध्य प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की थी कि अनुच्छेद 21(1) घ को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 19(a) घ यानी डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध आचरण का अधिकार, ठीक है, ये इसमें है। और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ दूसरा कुछ स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 72 घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। निवारक निरोध संबंधी जो विषय हैं, जो विधेयक है, उस पर संसद और राज्य का विधानमंडल दोनों बना सकते हैं कानून। निवारक निरोध विषय संबंधी विधेयक संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते हैं। सही बात है, ठीक बात है। 72 घंटे बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे के अंदर पेश करना है। ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो बी होगा इसका आंसर। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें यात्रा में लगा जो आवश्यक समय है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। निवारक निरोध विषय संबंधी विधेयक संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते हैं, परंतु दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। देखिए, निवारक निरोध विधेयक के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। इससे अधिक के लिए सलाहकार बोर्ड का निर्णय आवश्यक है। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का मूल अधिकार में 11वें मूल कर्तव्य को मूल कर्तव्य में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी टोटल अभी तक 11 ही हैं। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 आए मूल कर्तव्य 51A में। ठीक है, 11वां आया 86वें संविधान संशोधन में। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के साथ जोड़ा गया है, 21A के साथ जोड़ा गया है। और शिक्षा के अधिकार में 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। देखिए, 21A तो है, सही है। 6 से 14 वर्ष है, 8 से 14 नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट।
तो शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के साथ जोड़ा गया है। शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन जो है वर्ष 2002 में हुआ ये। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता और यह मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी नागरिकों को भी या विदेशियों को भी है। देखिए, विधि द्वारा स्थापित अगर प्रक्रिया है, ठीक है, पर्याप्त आधार है, तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट देता नहीं है फांसी, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। देखिए, यह मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, नागरिकों को भी विदेशियों को भी। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21 से वंचित किया जा सकता है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978 में जो है न्यायालय ने निर्णय दिया कि उचित एवं न्यायपूर्ण अगर आधार है तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 को, ये दोनों मूल अधिकार ऐसे मूल अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अलग से प्रश्न बड़ा बनता है ये कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21। ठीक है, निर्भया कांड में फांसी दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 साल लगा दिए लेकिन फांसी हुई उनको। ठीक है, पर्याप्त आधार के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A(b) में शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन करने संबंधी अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत इसमें शामिल कौन सा जो अधिकार है वो नहीं है अनुच्छेद 19 में। एकत्रित जनता जिसे हथियार नहीं रखने चाहिए, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, केवल सार्वजनिक भूमि पर होना चाहिए, इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल है। देखिए, हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है इसमें। तो शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मेलन के अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है अनुच्छेद 19 में। इसके अंतर्गत बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का नागरिकों को अधिकार दिया गया है। जैसे कि सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार, उनका प्रदर्शन कर सकते हैं वो, लेकिन केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के। ठीक है, और राज्य जो है अनुच्छेद 19(3) के तहत इन पर युक्तियुक्ता प्रतिबंध भी लगा सकती है, ये भी है। ठीक है, लगाती भी है। आंसू गैस के गोले छुड़वा दिए, पानी की बौछारें और लाठी चार्ज भी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विभेद का प्रतिषेध शामिल किया गया है। आर्टिकल 15, इस पर मूवी भी बनी है। देखिए, किसी व्यक्ति के लिंग, मतलब वो पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सारे ही हैं ये पाँचों के पाँचों। डी है इसका आंसर, 1 2 3 4 5। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में विभेद का प्रतिषेध के अंतर्गत 5 आधारों को शामिल किया गया है। किसी के धर्म, किसी के मूल वंश, उसकी जाति, उसका लिंग, उसके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेद नहीं किया जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है विदेश यात्रा करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में, सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में। कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, सहकारी समिति संघ बनाने का अधिकार ये अनुच्छेद 19(1) में है, सही है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल अधिकार है, 21A में ही है ये। विदेश यात्रा करने का अधिकार 21 में है। तो सारे के सारे सुमेलित हैं, तो ऑलरेडी डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। विदेश यात्रा करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में एवं शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के ए में है। अनुच्छेद 19 में जो है 6 मूल अधिकार हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न थंबनेल पर भी डाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है, तो उसका उत्तर है विदेश यात्रा करने का अधिकार, क्योंकि वो अनुच्छेद 21 में शामिल है, निजता के अधिकार में। तो एक बार देख लेते हैं अनुच्छेद 19 में कौन कौन से वो 6 मूल अधिकार हैं जो शामिल हैं। एग्जाम में पूछ लिया था, एक आध इसमें से 21 वाला रख देता तो वही गलत हो जाता।
वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। संघ बनाने या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। और भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध मतलब बिना किसी बाधा के घूमने फिरने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने एवं बस जाने का अधिकार है। एक चीज़ और याद रखिए, ये अनुच्छेद 19 में वर्णित जितने भी मूल अधिकार हैं केवल भारतीयों को प्राप्त हैं ये। ठीक है, याद रखना 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, गैर नागरिकों को नहीं, मतलब विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, कोई वृत्ति यानी प्रोफेशन का, उपजीविका, ऑक्यूपेशन का, व्यापार यानी ट्रेड करने का, कारोबार बिजनेस करने का अधिकार है। ये सारे अधिकार केवल भारतीयों को हैं, 6 के चाहिए, तो याद रखिएगा। और विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। और शिक्षा का अधिकार 21A में है। ए आ गया, क्लॉज आ गया, इसका मतलब कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ होगा, उसी के बाद जोड़ा गया होगा ये। तो 20 प्रश्न थे इसमें, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए।